মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মঞ্চে চলে এসেছেন। আমরা ওনাকে স্বাগত জানাচ্ছি। ভারতীয় জনতা পার্টির জেলা সভাপতি শ্রী আশুতোষ পালকে অনুরোধ করব যে আমাদের সবার পক্ষ থেকে মাননীয় আমাদের সবার হৃদয় সম্রাট মাননীয় নরেন্দ্র মোদীকে তিনি একটি পুষ্পস্তবক দিয়ে স্বাগত জানাচ্ছেন। উপবিদ দিয়ে স্বাগত জানাচ্ছেন। আমাদের কেন্দ্রের পর্যবেক্ষক সহ পর্যবেক্ষক কেন্দ্রের সম্পাদক সুরেশ পূজারীজি ওনাকে এক উপবিদ দিয়ে সম্মান জানাবেন। শ্রী চৈতন্যদেব নদিয়াতে জন্মগ্রহণ করেছেন, তার একটি প্রতিরূপ আর মাননীয় নরেন্দ্র মোদী দিয়ে তার হাতে তুলে দিলেন আমাদের কেন্দ্রের সম্পাদক শ্রী সুরেশ পূজারীজি। আমি সময় নষ্ট না করে আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখার জন্য ভারতবর্ষের আপামর জনগণের হৃদয় সম্রাট মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে আহ্বান করব যে তার বক্তব্য শুরু করার জন্য আপনারা সবাই মিলে বলুন, মাননীয় নরেন্দ্র মোদী স্বাগতম, भारत माता की। माननीय नरेंद्र मोदी जी को आह्वान करता हूं जी अपना वक्तव्य रखने के लिए। मंच पर विराजमान श्रीमान सुरेश पुजारी जी, श्रीमान प्रताप बैनर्जी, श्रीमती दीपा बिस्वास, श्रीमती माला भट्टाचार्य, श्रीमान राजकमल पाठक, श्रीमान आशुतोष पाल, श्रीमान सांवर धनानिया और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस क्षेत्र में जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है श्री सुभाषिष भट्टाचार्य करीमपुर से, श्री अर्जुन कुमार बिस्वास तेड़ा से, श्री विभास चंद्र मंडल पलासीपारा से, सैकत सरकार कालीगंज से, अनूप कुमार मंडल नकाशीपारा, सुतीर्थ चक्रवर्ती चापड़ा से, चंचल कुमार बिस्वास कृष्णानगर उत्तर से, गौतम पाल नवाद्वीप से, महादेव सरकार कृष्णानगर दक्षिण से, स्वप्न कुमार दाम शांतिपुर से, अनिल बिस्वास रानाघाट उत्तर पश्चिम, सुजीत बिस्वास कृष्णागंज, निखिल चंद्र सरकार रानाघाट उत्तर पूर्व, सुस्मित रंजन हल्दर रानाघाट दक्षिण, प्रदीप कुमार सरकार चकदाहा, डॉक्टर रंजीत कुमार बिस्वास कल्याणी, श्री सुरेश सिकदर हरिणघाटा। भारतीय जनता पार्टी ने आपकी आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करे ऐसे धरती के कार्यकर्ताओं की एक पूरी टोली
इस चुनाव के मैदान में उतारी है। ये भारतीय जनता पार्टी के वो उम्मीदवार हैं जो आपके सुख दुख के साथी हैं, आपके बीच में पले बड़े हैं, आपके सुख दुख को भली भांति जानते हैं। ये ऐसे उम्मीदवार हैं जिन पर कोई दाग नहीं है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड साफ है। और इसलिए मैं कृष्णानगर के मेरे नागरिक भाइयों बहनों से इस चुनाव सभा में जब आया हूं तो हमार प्रियो भाई और बोनेरा शुभो नवो वर्षो আপনাদের ভালোবাসা দেখে খুব ভালো লাগছে। আপনারা সবাই কেমন আছেন? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब कृष्णानगर आए और सार भाजा की याद ना आए, कृष्णानगर आए और सार पुरिया की याद ना आए, लेकिन भाइयों बहनों, जो कृष्णानगर कभी बंगाल का ऑक्सफोर्ड माना जाता था, यहां की सार भाजा और सुरपुरिया बंगाल के बाहर भी लोगों को याद रहती थी। कहां से कहां हो गया, कहां चला गया सब? ये बर्बादी किसके कारण आई? ये तबाही किसके कारण आई? चैतन्य महाप्रभु की छाया जहां हो, गोंडिया समाज आज भी समाज सुधार के लिए अपने आप को खपाता रहता हो, ऐसी बंगाल की धरती पर क्या हाल हो गया है मेरे भाइयों बहनों। मैं इस चुनाव के दरमियान पहले भी बंगाल में आया था। ये तीसरे दौर के मतदान के समय भी आया हूं, लेकिन पराजय के कगार पर खड़ी हुई टीएमसी पार्टी अपना होश हवास खो बैठी है। ममता जी और उनके दल ने पराजय स्वीकार कर लिया है और इसलिए अब वो राजनीतिक दलों से लड़ाई नहीं लड़ रही है, वे अब इलेक्शन कमीशन से लड़ाई लड़ रही है। अरे दीदी, ये इलेक्शन कमीशन एक स्वतंत्र संस्था है। पूरे विश्व में भारत के इलेक्शन कमीशन की एक प्रतिष्ठा है और जैसे खेल में हर खिलाड़ी एम्पायर का सम्मान करता है, एम्पायर का आदर करता है, चुनाव के मैदान में भी हम सभी राजनीतिक दलों का दायित्व बनता है, सभी उम्मीदवारों का दायित्व बनता है कि हम इलेक्शन कमीशन का आदर करें, नीति नियमों का पालन करें। अरे चुनाव तो आए जाएंगे दीदी, लेकिन अगर संस्थाएं टूट जाएगी, संस्थाएं खत्म हो जाएगी, तो देश नहीं चल पाएगा। और इसलिए
इलेक्शन कमीशन ने ममता जी को उनकी वाणी वर्तन व्यवहार के लिए नोटिस दिया, उनका काम था। और आपका काम था अपनी बात बताना, आपकी जिम्मेवारी थी, आपका दल उनको मिले, अपना पहलू बताएं। लेकिन उसके बजाय आप कहती हैं 19 तारीख के बाद मैं देख लूंगी। अरे देखना था तो 5 साल ये बंगाल की धरती आपको दी थी, यहां के लोगों के दुख दर्द देखे होते, यहां के लोगों की परेशानी देखी होती, यहां की गरीबी देखी होती, तो आज इलेक्शन कमीशन को देख लूंगी ये धमकियां देने की नौबत नहीं आती। आखिरकार देश कानून, नियम और व्यवस्थाओं से चलता है। अगर आप उसी को मानने से इनकार करोगे तो फिर तो आपको लोकतंत्र में आस्था है कि नहीं है, भारत के संविधान के प्रति आपकी आस्था है कि नहीं है, इस विषय में भी जनता जनार्दन के सामने स्पष्ट करना पड़ेगा। भाइयों बहनों, मैं जानता नहीं हूं, लेकिन हमने कहीं पढ़ा, अब जो पढ़ते हैं सब छानबीन करके हम बोलना चाहिए, लेकिन मेरे पास समय नहीं था, तो मैंने सुना कि जो दीदी को नोटिस दिया गया उसका जवाब सरकार के चीफ सेक्रेटरी ने दिया। अगर ये हुआ है तो ये तो सबसे बड़ा चुनावी नियमों का भंग है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने मुख्यमंत्री को नोटिस नहीं दिया है। इलेक्शन कमीशन ने टीएमसी के नेता को, टीएमसी के उम्मीदवार ममता दीदी को नोटिस दिया है, उसका जवाब टीएमसी पार्टी ने देना चाहिए, टीएमसी पार्टी के किसी वकील ने देना चाहिए या स्वयं ममता दीदी ने देना चाहिए। सरकार का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, मुख्य सचिव ने इस प्रकार का जवाब नहीं देना चाहिए, अगर दिया है तो, क्योंकि मैं दावा नहीं कर सकता हूं, मुझे आते आते किसी ने बताया। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो आपने चुनावी नियमों का खुलेआम भंग किया है, आपने सरकार का दुरुपयोग किया है। और आपको मालूम है, श्रीमती इंदिरा गांधी की 6 साल के लिए सदस्यता गई थी, क्योंकि उन्होंने सरकार का दुरुपयोग किया था। ममता जी कानून का काम करेगा। भाइयों बहनों, जय और पराजय होते रहते हैं, ये लोकतंत्र का स्वभाव है। लेकिन अगर पराजय के डर के कारण व्यवस्थाओं को ही नष्ट कर दें, तो मैं नहीं मानता हूं कि इतना बड़ा देश, विविधताओं से भरा देश, अनेक प्रकार से संकटों से गुजर करके निकला हुआ देश नई मुसीबतों में फंसा दोगे आप। भाइयों बहनों, बंगाल का हाल क्या है? एक जमाना था कृष्णनगर के डीएल राय, द्विजेंद्र लाल राय, इस बंगाल का, कृष्णनगर का, इस धरती का कैसा वर्णन करते थे। वो कहते थे, धन्नो धान्य पुष्प भोरो आमादेर एई वसुंधरा। धन्नो धान्य पुष्प भोरो आमादेर एई वसुंधरा। তাহার মাঝে আছে দেশ এক, সকল দেশের সেরা। ওসে যে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি,
सेजे स्मृति दिए घेरा। डीएल राय कहते हैं, समृद्धि और प्राकृतिक संपदा से भरी हुई हमारी ये धरती और उसके बीच में हमारा देश सबसे अच्छा। ये हमारे स्वप्नों और हमारी यादों से भरा हुआ है। जिस धरती पर ऐसे उत्तम कवियों के विचार हमें सुनने को मिले हो, आज वो धरती बम बनाने की फैक्ट्री बन गई, निर्दोषों को मारने के कारनामे बन गए। एक जमाना था राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, एक से बढ़कर एक महापुरुष पूरे हिंदुस्तान का मार्गदर्शन करते थे। एक समय था अंग्रेजों को कलकत्ता की धरती पर आने की प्रेरणा मिली थी यहां की समृद्धि को देख करके, लेकिन आज वही धरती के नौजवान रोजगार के लिए पश्चिम बंगाल छोड़ करके बाहर जा रहे हैं। मुझे बताइए नौजवान, बंगाल में आपको रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आज रोजगार की संभावना नजर आ रही है। कोई नए रोजगार के लिए सरकार कुछ कर रही है? बस उनको 24 घंटे रोजगार नहीं, राजनीति करनी है। भाइयों बहनों, वो अपनी रोजगारी के लिए काम करते हैं, आपकी रोजगारी के लिए काम करने के लिए उनके पास फुर्सत नहीं। आप बताइए भाइयों बहनों, शारदा चिटफंड, पूरे बंगाल का कोई गांव ऐसा नहीं होगा जहां से गरीबों के पैसे ये शारदा चिटफंड में डूबे न हो। और कौन लोग हैं शारदा चिटफंड में? क्यों गरीबों को चिटफंड के भरोसे छोड़ दिया गया? क्यों गरीबों को पैसों के लिए इस प्रकार के लुटेरी कंपनियों का सहारा लेना पड़ा? क्या इसका कोई उपाय नहीं था? मैं कांग्रेस को भी पूछता हूं, मैं लेफ्ट को भी पूछता हूं, मैं मैडम दीदी को भी पूछता हूं, क्या कारण है? हमने प्रधानमंत्री जनधन योजना बनाई। जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था तो ये कहा गया था कि गरीबों के लिए बैंकों के दरवाजे खोल दिए गए। लेकिन भाइयों बहनों, मैं प्रधानमंत्री बना उस दिन तक इस देश के 40% से ज्यादा लोग ऐसे थे जिनकी कभी बैंक का दरवाजा देखा नहीं था। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? अगर बैंक में अकाउंट होते, गरीबों को बैंक से पैसा मिलता, तो कभी भी मेरे गरीबों को ये शारदा चिटफंड के दरवाजे पर नहीं जाना पड़ता और उनके सपने चूर चूर न हो जाते। गरीब व्यक्ति ने शारदा चिटफंड में पैसा दिया क्योंकि उसको लगता था कि अच्छा ब्याज मिलेगा, बेटी बड़ी होगी तो शादी करने के लिए पैसा मिल जाएगा। उनको लगता था कि बच्चा बड़ा होगा तो अच्छी कॉलेज में पढ़ाई के लिए भेजूंगी, पैसा मिल जाएगा। उनको लगता था बच्चों की शादी करवानी है तो पैसे काम आ जाएंगे। लेकिन सारे सपने धूल में मिल गए जब ये शारदा चिटफंड वाले भाग गए। और अभी आपने देखा होगा ये बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग कैसा कारनामा करते हैं। आपने देखा होगा, पूरे देश ने टीवी पर देखा, नारदा, शारदा से नारदा,
आप जिनको बड़े बड़े लोग मानते हो वो कैमरा के सामने बंगाल के भविष्य को बेचने का सौदा कर रहे हैं। मेरे भाइयों बहनों, मेरे नौजवानों, ये रुपयों की लेती देती नहीं है, ये रुपयों की लेती देती नहीं है, ये आपके भविष्य का सौदा हो रहा है। आपका भविष्य अंधकार में डुबोने के लिए ये रुपयों पैसों का सौदा हो रहा है और टीवी कैमरा पर हिंदुस्तान भर ने देखा है। कोई लेफ्ट वाले का ऐसा अगर टीवी पे आया होता तो ममता दीदी क्या करती? चिल्लाती कि नहीं चिल्लाती? पूरे बंगाल के अंदर घूम घूम करके बताती कि नहीं बताती? ममता दीदी, ये कैसा परिवर्तन आप में आ गया दीदी, ये पैसा परिवर्तन आप में आ गया कि आप नारदा में जो खुलेआम कैमरा के सामने पैसे ले रहे हैं और वो सौदा कर रहे हैं, अगला हफ्ता कब दोगे? टेंडर का सौदा कर रहे हैं, माल सामान का सौदा कर रहे हैं, किसको कितना पैसा मिलेगा उसकी बात करते हैं। और मुझे तो इतना दिया, उसको जरा इतना पहुंचाना, ये भी सलाह देते हैं। भाइयों बहनों, ये सवाल 5, 50, 100 करोड़ रुपयों का नहीं है, ये आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। यहां सिंडिकेट कल्चर चल रहा है। अगर बंगाल को मुक्त करना है तो सिंडिकेट कल्चर से मुक्त करना है। लेफ्ट भी सिंडिकेट कल्चर वाला है और ममता दीदी भी सिंडिकेट कल्चर वाली है। जो कलकत्ता का विवेकानंद जो ब्रिज टूटा ना, ये सिंडिकेट कल्चर का परिणाम है, सिंडिकेट कल्चर का परिणाम। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, अगर बंगाल का विकास करना है, आज दिल्ली सरकार पूरी तरह आपका भाग्य बदलने के लिए वचनबद्ध है, संकल्पबद्ध है मेरे भाइयों बहनों। लेकिन अगर यहां की सरकारें आपके भाग्य लिए कुछ करना नहीं चाहती हैं, तो मेरे भाइयों बहनों, आपका भविष्य बदल नहीं सकता है। आप मुझे बताइए, ये हमारा कृष्णानगर, ऐतिहासिक धरोहर वाला कृष्णानगर, क्या यहां टूरिज्म डेवलप हो सकता है कि नहीं हो सकता है? देश और दुनिया के टूरिस्ट यहां आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं? यहां टूरिज्म की इतनी संभावनाएं हैं। और भाइयों बहनों, टूरिज्म एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कम से कम पूंजी लगा करके भी, मिनिमम इन्वेस्टमेंट से भी लोग रोजी रोटी कमा सकते हैं। टूरिज्म गरीब को रोजगार देता है। अगर टूरिज्म पनपता है तो बिस्किट बेचने वाला कमाता है, सिंग चने बेचने वाला कमाता है, यहां की प्रसिद्ध मिट्टी के डॉल, गुड़िया, ये बनाने वाले कमा सकते हैं, ऑटो रिक्शा वाला कमा सकता है, टैक्सी वाला कमा सकता है, चाय वाला, पकोड़े वाला, फुटपाथ पर सामान बेचने वाला ये भी कमा सकता है। लेकिन भाइयों बहनों, ये बंगाल में जो सरकार है, उस सरकार ने आपके साथ घोर अन्याय किया है। हिंदुस्तान में ये नाडिया एक ऐसा जिला है जिसे 2 बार आजादी मिली, 2 बार आजादी मिली। 15 अगस्त को अंग्रेजों से आजादी मिली, फिर ये नाडिया जिला पाकिस्तान में चला गया, आज जिसे बांग्लादेश कहते हैं, पूर्वी पाकिस्तान में चला गया। फिर 18 तारीख को वापस लाया गया। भाइयों बहनों, 15 अगस्त और 18 अगस्त 2-2 आजादी मिली है आपको।
और इसलिए भाइयों बहनों, इनके पहले ही दिन से आपके प्रति कितनी उपेक्षा होगी, वरना ये कांग्रेस पार्टी 15 तारीख को इसको पाकिस्तान को क्यों सौंप देती। लेकिन जनता का आक्रोश ऐसा फूट निकला कि उसे वापस लेना पड़ा। भाइयों बहनों, ये आपके साथ अन्याय हुआ है। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान में अगर पूर्वी हिंदुस्तान का विकास नहीं होगा तो भारत का कभी भी विकास पूरा नहीं होगा। भारत का विकास अधूरा रहेगा। पश्चिम हिंदुस्तान, कर्नाटक हो, गोवा हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो, इन सब का विकास हो जाए और उड़ीसा पीछे रह जाए, बिहार पीछे रह जाए, पूर्वी उत्तर प्रदेश पीछे रह जाए, पश्चिम बंगाल पीछे रह जाए, आसाम पीछे रह जाए, नॉर्थ ईस्ट पीछे रह जाए, तो कभी भी भारत का पूर्ण विकास नहीं होगा। वो विकास अधूरा रह जाएगा। भाइयों बहनों, आज तक दिल्ली में जो सरकारें बैठी, उन सरकारों ने पूरब की जो ताकत है, उस ताकत को न पहचाना, न उसके लिए कोई योजना बनाई। आज दिल्ली में ऐसी सरकार बैठी है जिसका सपना है कि हिंदुस्तान का संपूर्ण विकास करना है, तो हिंदुस्तान के पूर्वी इलाके का भी विकास होना चाहिए, पूर्वी छोर का भी विकास होना चाहिए। पश्चिम बंगाल, भाइयों बहनों, हमारी जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, पूर्वी के देशों तक, कलकत्ता देश को चलाने की एक बहुत बड़ी ताकत बन के फिर से उभर सकता है। अंग्रेजों के जमाने से पहले कलकत्ता की जो ताकत थी, वो दोबारा पैदा हो सकती है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, कृषि क्षेत्र, एग्रीकल्चर, वो ऐसा एक ताकतवर कारण है, अगर जिसको बल दिया जाए तो पूर्वी हिंदुस्तान एक नई कृषि क्रांति कर सकता है, दूसरी कृषि क्रांति कर सकता है। नौजवानों के रोजगार के लिए स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मुद्रा योजना, एक के बाद एक ऐसी योजनाएं लागू की है भारत सरकार ने, जिस मुद्रा योजना के तहत इतने कम समय में 3 करोड़ से ज्यादा लाख लोगों को 1.25 लाख करोड़ से ज्यादा रकम उनको दे दी गई, कोई भी गारंटी के बिना दे दी गई। गांव में रोजगार करने वाला, कोई अखबार बेचता हो, कोई दूध बेचता हो, कोई बर्तन बेचता हो, कोई कपड़े बेचता हो, छोटा सा दुकान लेकर के बैठा हो, ब्याज से पैसे लेने जाता पड़ता है साहूकार के पास। अगर उसको पैसे मिल जाए तो ताकत से अपना काम कर सकता है और ब्याज के चक्कर से मुक्त हो जाता है। और इसलिए मुद्रा योजना के तहत आज 50 लाख रुपया तक की रकम ऐसे सामान्य लोगों को देने का प्रारंभ कर दिया। और उसके कारण जो कल तक नौकरी ढूंढता था, वो आज किसी को नौकरी देने की ताकत वाला बन गया है और उसके आर्थिक जीवन में परिवर्तन आया है। भाइयों बहनों, बंगाल का भाग्य बदलने के लिए मेरा 3 पॉइंट का एजेंडा है। 3 पॉइंट का एजेंडा है। पहला, विकास। मेरा पहला एजेंडा है विकास। दूसरा एजेंडा है तेज गति से विकास। और तीसरा एजेंडा है
चारों तरफ विकास, चारों तरफ विकास। भाइयों बहनों, आजादी के 70 साल होने आ रहे हैं। क्या देश के हर गरीब से गरीब बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? और इसलिए मेरा एजेंडा है बच्चों को अच्छी पढ़ाई। आजादी के 70 साल होने जा रहे हैं। नौजवान को रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? नौजवान को रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बूढ़े मां बाप को छोड़ करके जाना अच्छा लगता है क्या? उनको अपने इलाके में रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? और इसलिए मेरा दूसरा आग्रह है नौजवानों के लिए कमाई, नौजवानों के लिए कमाई, बच्चों के लिए पढ़ाई, नौजवानों के लिए कमाई। और जब बुजुर्ग बीमार हो जाते हैं, दवाई महंगी, डॉक्टर महंगे, अस्पताल में जगह नहीं, बुजुर्गों को दवाई मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? बीमार बुजुर्गों को दवाई मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? और इसलिए मेरा तीसरा मकसद है बुजुर्गों को दवाई। भाइयों बहनों, बच्चों को पढ़ाई, जवानों को कमाई और बुजुर्गों को दवाई, इस मंत्र को लेकर के आइए हम सब मिलकर के बंगाल के भाग्य को बदले। आज भी मतदान हो रहा है। ये लेफ्ट पार्टी है, कांग्रेस, इनको पहचानना बहुत जरूरी है। मैं नहीं जानता हूं पश्चिम बंगाल में मीडिया इसकी चर्चा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दिल्ली में तो हमारे मीडिया वाले इस बात की चर्चा करना बंद कर दिया है। खैर, चालू ही नहीं की थी। क्या मुसीबत होगी, क्या मजबूरी होगी, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन एक गंभीर सवाल है जिसकी व्यापक चर्चा होनी चाहिए। क्या सार्वजनिक जीवन में कोई सिद्धांत, कोई नियम होते हैं कि नहीं होते हैं? लोकलाज होती है कि नहीं होती है? दो ऐसे उदाहरण आपके सामने मैं रखना चाहता हूं जिससे पता चले कि देश की आंख में कैसे धूल झोंकी जा रही है, पश्चिम बंगाल की जनता में आंखें में कैसी धूल झोंकी जाती है, केरल की जनता की आंख में कैसे धूल झोंकी जाती है। भाइयों बहनों, केरल में कांग्रेस की सरकार है और कम्युनिस्ट पार्टी इस कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए 24 घंटे दिन रात वहां काम पे लगी हुई है। केरल में कम्युनिस्ट पार्टी के भाषण सुनिए। वो कहते हैं कांग्रेस से बुरी कोई दल नहीं इस देश में। अगर देश को किसी ने बर्बाद किया है तो कांग्रेस ने किया है। ये भाषण केरल में सारे कम्युनिस्ट नेता बोल रहे हैं। वही कम्युनिस्ट नेता बंगाल में जब भाषण करते हैं तो वो कहते हैं कांग्रेस और कम्युनिस्ट मिलकर के देश का, बंगाल का भला करेंगे। कम्युनिस्ट और कांग्रेस कंधे से कंधा मिलाकर के काम करेंगे। क्या इस देश की जनता को आप मूर्ख समझते हो क्या? केरल में तो कुश्ती करते हो और बंगाल में आकर के दोस्ती करते हो। ये खेल नहीं चल सकता मेरे भाइयों बहनों, खेल नहीं चल सकता। और इसलिए समय की मांग है, समय की मांग है कि कांग्रेस पार्टी के झूठ को समझे, कम्युनिस्ट पार्टी के झूठ को समझे। लेकिन इससे ज्यादा गंभीर बात यह है वे अपना पाला पलटे, उनको मुबारक। वो अपने सिद्धांत छोड़े, उनको मुबारक। वो अपना रास्ता बदल ले, उनको मुबारक। लेकिन मेहरबानी करके
जनता को अपने जेब में मानने का पाप मत कीजिए, मत कीजिए। आप जनता को अपनी जेब में मानते हो और इसलिए आप जो करो सब जनता चुपचाप सह लेगी। वो जमाना चला गया, वो वक्त चला गया। अब जनता आपका हिसाब मांगेगी, जनता आपका हिसाब मांगेगी कि आप केरल में क्या कर रहे हो, बंगाल को क्या बता रहे हो। केरल की जनता जवाब मांगेगी कि बंगाल में तो तुम मिलजुल करके लड़ रहे हो और केरल में आकर के तुम कांग्रेस की सरकार उखाड़ करके कम्युनिस्टों की सरकार लाने के वादे कर रहे हो। भाइयों बहनों, इस प्रकार का सार्वजनिक जीवन हम कभी सोच भी नहीं सकते। अगर आप में हिम्मत थी तो बंगाल में समझौता किया, केरल में भी कर लेते, हम सवाल नहीं उठाते। और केरल में लड़ रहे हो सामने सामने तो बंगाल में भी लड़ लेते, हम सवाल नहीं उठाते। लेकिन सवाल पाला बदलने का नहीं है, सवाल सिद्धांतों को छोड़ने का नहीं है। सवाल आप जनता को जो मूर्ख मान करके चल रहे हो, यह लोकतंत्र के लिए खतरा है। मेरे भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, आजादी के बाद कांग्रेस और कम्युनिस्टों ने ही बंगाल को चलाया और 5 साल से तृणमूल कांग्रेस ने चलाया। एक ही गोत्र के दोनों कांग्रेस है, कांग्रेस हो या तृणमूल कांग्रेस हो, इनका गोत्र एक ही है। इन्हीं लोगों ने बंगाल की दुर्दशा की है। आप देखिए, हिंदुस्तान में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने का मौका मिला है, उन सभी जगह पर उस राज्य की प्रगति हुई है। चाहे गोवा देख लें, महाराष्ट्र देख लें, मध्य प्रदेश देख लें, गुजरात देख लें, राजस्थान देख लें, झारखंड देख लें, छत्तीसगढ़ देख लें। जहां जहां भाजपा को 5 साल भी सेवा करने का मौका मिला, उसने राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले गए हैं। यह हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है और इसलिए आज मैं हमारे ट्रैक रिकॉर्ड पर आपसे आग्रह करने आया हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी को भव्य विजय दिलाइए, भारी बहुमत से विजय दिलाइए और भ्रष्टाचार मुक्त बंगाल का सपना पूरा कीजिए, हिंसा से मुक्त बंगाल का सपना पूरा कीजिए, नौजवानों के भविष्य को उज्जवल बनाने वाले सपनों को पूरा करने का प्रयास कीजिए और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को भारी बहुमत से विजयी बनाएं। इसी एक अपेक्षा के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। 2016 নির্বাচনের প্রাক্কালে আজকে আমাদের যারা সহযোগিতা করছেন সর্বোপরি ভারতীয় জনতা পার্টি তথা নদিয়াবাসীকে সকল কার্যকর্তা কর্মীবৃন্দকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ। সারা নদিয়া জেলার যিনি প্রশাসনিকভাবে দায়িত্ব, নদিয়া জেলার জেলা শাসক এবং নদিয়া জেলার পুলিশ সুপার জানাই জাতীয়তাবাদী অভিনন্দন। সর্বোপরি যাদের অভিনন্দন জানাই, আজকে এই প্যান্ডেল করে যে সহযোগিতা করেছেন তিনাকে আমরা